बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर। डॉक्टर साहब का तारीख़ पे बहुत अबूर है। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान की हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री और उससे पहले की हिस्ट्री डॉक्टर साहब ने बड़े गौर से उसका मुताला किया और हम डॉक्टर साहब से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बारे में। एक बड़ा भयानक, एक हौलनाक वाक़या पेश आया कनाडा में। एक सिख लीडर को कत्ल कर दिया गया, बड़ी ज़्यादती हुई, बड़ा जुल्म हुआ। उस हवाले से हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर साहब से उनकी राय लें। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये जो कुछ हो रहा है सिखों के साथ, ये होना ही था। मास्टर तारा सिंह ने 3 मार्च 1947 को असेंबली की सीढ़ियों में लाहौर खड़े होकर उसने अपनी कुर्बान लहराते हुए मास्टर तारा सिंह ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया और उन्होंने पंजाब को तकसीम कर दिया उसने। उसके बाद हंगामे शुरू हो गए पिंडी और कैमलपुर में हंगामे शुरू हो गए और मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। वो लहराई हुई कृपान जो थी वो पंजाब और पाकिस्तान और इंडिया बनने के दिनों में 10 लाख जो कत्ल हुए वो मास्टर तारा सिंह की उस लहराई हुई कृपान की वजह से थी। वहीं से हंगामे फूटे। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने रहमतुल्लाह अलैह ने 2 दफ़ा इनको मिलने की कोशिश की और एक दफ़ा मुलाकात हुई भी मास्टर तारा सिंह और बलदेव सिंह से। इनसे मुलाकात हुई। ये अपने 14 पॉइंट लिख के लाए। अच्छा, 14 क्यों लिखे पॉइंट? आपको पता है क्यों? मैं समझता हूं कि सिख मजहब के ओंकार, उनके 14 ओंकार हैं और वो ओंकार अगर आप पढ़ें बाबर साहब तो उनमें कोई भी ऐसे लगता है कि किसी मुसलमान के लिखे हुए। गुरु नानक सरकार को मानते थे ना जी, तो गुरु नानक उसमें मेरे नजरिए के मुताबिक तो मुसलमान थे। उसमें ज़ुकात का जिक्र है, उसमें भाईचारे का जिक्र है, इंसानी का। एग्जैक्ट वो आप जाएं, वो 14 ओंकार बाबा जी की जन्म स्थान में लिखे हुए हैं। ननकाना आपके नजदीक है, वहां जाके देखें तो 14 ओंकार ऐसे लगता है किसी मुसलमान के हाथ के लिखे। उन्होंने उन्हीं 14 ओंकार को सामने रखते हुए सिखों ने 14 नकात कायद-ए-आज़म को उस महफिल में पेश किए। अच्छा, वो इतने शर्मनाक थे, वो कायद-ए-आज़म ने भांप लिया था कि क्या होने वाला है। वो इतने शर्मनाक थे कि सिखों ने समझ लिया था और उसके पीछे कांग्रेस थी सारी। सिखों ने समझ लिया था कि कायद-ए-आज़म जैसे बुलंदों वाला शख्स ने तीसरा जब पढ़ना है ना तो उन्होंने उठ के इधर से चले जाना है। उन्होंने कायद-ए-आज़म ने पूरा लेटर पढ़ा, 14 नुकड़े पढ़े, 14 के 14 नुकात पढ़े। कायद-ए-आज़म ने ऐसे पेपर दिया तो तारा सिंह खुश हो गए कि लो, इन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सारे मंजूर है। वाह, अच्छा, पंजाब ਨੂੰ तकसीम ना करो, सारे मंजूर है। उन्होंने कहा जनाब, तन्नू है मंजूर ने ना ते फिर भी सानू मुसलियां नाल रहना मंजूर नहीं है। बस फिर यहीं से यहीं से गड़बड़ हो गई। इसके बाद फिर एक अटेम्प्ट हुई कि फिर मिलो और उसमें वो मास्टर तारा सिंह और बलदेव सिंह आके बैठे हैं और अभी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई तो चुप करके साइड वाले दरवाजे से निकल के चले। आपस में कोई बात की उन्होंने। ये सब की सब कांग्रेस की वो थी, चाल थी और इस चाल को सिख समझ नहीं सके। उनका सबसे बड़ा लीडर जो था, यानी सिखों का कायद-ए-आज़म कह लें जी, मास्टर तारा सिंह, वो पैदा हिंदू घराने में हुआ, वो सिख नहीं था। इस बात को कोई नहीं बोलता, ये सिख भी नहीं बोलते, मारे शर्म के नहीं बोलते सिख कि तारा सिंह जो थे वो, उसकी माँ हिंदू, उनका बाप हिंदू और हिंदू घराने में पैदा हुए। 16 साल तक हिंदू रहे। 16 साल की उम्र में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सिख मजहब को इख्तियार किया। कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड खालसा है। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 1940 तक कांग्रेस में रहे। सिखों को कहां अलग देश मिलना था, वो 1940 तक कांग्रेस में रहे।
गांधी नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंदर इतने थे कि उन्हीं की जुबान बोलते रहे, और फिर उन्होंने तलवार अपनी कृपान निकाली और उन्होंने कहा टूटे हो, और पंजाब टुकड़े टुकड़े हो गया। जब पंजाब के टुकड़े हुए तो फिर इंसानों के भी टुकड़े हुए, 10 लाख लोग मर गए उसमें। फिर 54 में भी सिखों के इसी अमृतसर में जो उनकी अबदत गाह है बड़ी सबसे, उस पे हिंदुओं ने उसी तरह 54 में अटैक किया। 1954 में मास्टर तारा सिंह 86 में पैदा हुए और बलदेव सिंह 1902 में पैदा हुए। अब इनकी उम्र का फर्क कितना है? इनकी उम्र का फर्क है 18 साल का। हाँ सिर्फ मुख्तसर 17-18 साल का फर्क है, और 17-18 साल के फर्क से मास्टर करतार सिंह इधर है और बलदेव सिंह जो है वो उनके बच्चे हैं उनके सामने। तो दूसरे बड़े लीडर जो थे लियाकत अली खान, उनके बलदेव सिंह समझ लें। ठीक। कायदे-ए-आज़म को भी उन्होंने ऑफर की, गांधी ने। बलदेव सिंह तो जो थे वो सिख थे। कायदे-ए-आज़म को भी उन्होंने ऑफर की थी कि चलें मुल्क तकसीम ना करें, हम आपको पहला, गांधी ने कहा कि हम आपको पहला वजीर आजम बना देते हैं, कंबाइंड इंडिया का पहला वजीर आजम बना देते हैं, और मुसलमान ये सोचने की तरफ चल भी पड़े कि ये पहला वजीर आजम कायदे आजम होंगे। लेकिन नेहरू नहीं माना। ये मुल्क तकसीम हुआ है नेहरू की वजह से, पटेल की वजह से, वो नहीं माने। तो फिर मुसलमानों ने अपना अलग वतन मांगना शुरू कर दिया। वो देना उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था। बलदेव सिंह को उन्होंने काबू इस तरह से किया कि उसे पहला डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का बना दिया। उसे बनाने का क्या वजह थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो फौजी थे यहाँ के, इंडो पाकिस्तान के, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिन्होंने गोरे की तरफ से लड़ी, उनमें सबसे ज्यादा तादाद सिखों की थी। उन सिखों को, हिंदू की चाल देखें आप, उन सिखों को काबू करने के लिए एक पपेट वजीर लगाया बलदेव सिंह। सिख खुश, सिख उसे करें खुश। फिर 84 आ गया। 84 पे फिर इसे हस्ते कहते ने डॉक्टर साहब के पंजाबी टगा। कुछ समझ नहीं आती पंजाबी बेचारे को। 84 में इन्हीं सिखों के साथ फिर हुआ, उस इनके मक्का मुकरमा को तोड़ा गया, इनके जैसे ये खाना खुदा को तोड़ा गया, जूतों समेत उसमें इंडियन फौज गई, हजारों सिखों को मार दिया गया। जी हाँ, बहुत बड़ा सानिया हुआ था। सिखों को उन्होंने किस तरह से मारा हिंदुओं ने, सिख को तो समझ नहीं आती ना। ये वो टेंपल था ना जी, कौन सा टेंपल था? गोल्डन टेंपल। दिल्ली में सिखों के गले में टायर को आग लगा के सिख के हाथ बांध के उसके गले में जलता हुआ टायर डाल दिया और उसी तरह जल के मरे सिख। फिर थोड़ा सा ज़ियाउल्लाह के जमाने में खालिस्तान की एक मूवमेंट चली, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि सिख हिंदुओं की निस्बत बाबा गुरु नानक जो है मुसलमानों के बहुत ज्यादा करीब थे, ये अगर समझा जाए तो। लेकिन सिखों ने ये बात नहीं समझी। वो औरंगजेब को ही रोते रहे कि उन्हें अब कर देता सी, उन्हें कर देता सी। यार हमने क्या किया है? हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। अगर किसी एक बादशाह ने, जिन बादशाहों ने, मुगलों ने हमारे साथ, मुसलमानों के साथ मुगल बादशाहों ने कौन सा अच्छा किया था? अच्छा किया था तो रंजीत सिंह ने सिखों के साथ अच्छा किया था। रंजीत सिंह की जब हुकूमत 1800 से लेकर 1839 तक रही, उसने सिखों को इतना नवाजा कि सिख इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे, सिख इस इलाके के सबसे बड़े मनी लेंडर थे। तो सिखों को तो नवाजा रंजीत सिंह ने। मुसलमान बादशाहों ने, उन्होंने कहा मुसलमान तो मेरे नाल वैसे ही है ना, मैं खुश करा हिंदुआ नूं तो मैं खुश करा सिखा नूं। और सिखों के साथ अगर औरंगजेब ने कोई थोड़ी सी ज्यादती कर दी तो उसमें मुसलमानों का क्या कसूर था? तुमने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट फेंका 47 में। अब ये क्या हुआ है जी? अब ये हुआ है कि अब फिर से वो तहरीक चल रही है खालिस्तान की, आजाद खालिस्तान। हरदीप सिंह जो थे वो उसके एक रूहे रवां थे, एक बानी थे। वो इस पे वो भी करवा रहे थे, रेफरेंडम भी करवा रहे थे। इंडिया को ये बड़ी मुसीबत थी। कुरान ने बंदे भेजे, उन्होंने गुरुद्वारे के बाहर उन्हें पूरी गन खाली कर दी उन पे, और वो इस दुनिया से जाने फानी से चले गए हरदीप सिंह। अब इंडिया का और कनाडा का जो मैच है आपस में, वो पड़ गया। हाँ, पड़ गया। अब इंडिया इतनी बड़ी ताकत है, वो कहता है मैंने अगर किया है कुछ तो मैंने ठीक किया है। लेकिन दूसरी तरफ
ट्रूडो जो है वज़ीर आज़म कनाडा, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा ट्रूडो ने स्टांस लिया है। उन्होंने अपने मुल्क में एक इमिग्रेंट के मरने पे कितना बड़ा कदम उठाया है और कितना बड़ा स्टांस लिया है। हमारे इधर पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोग मर गए, हमें हमारे किसी लीडर ने नहीं पूछा। तो ये सारा मास्टर तारा सिंह बलदेव सिंह का किया धरा है। अदरवाइज ये पंजाब में तकसीम नहीं होना था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने इतना कह दिया था कि हम सिखों का एक सूबा, आज़ाद सूबा एक बना देंगे, जिसमें सिखों को फुल ऑटोनॉमी दे देंगे। लेकिन उसके डॉक्टर साहब, बावजूद पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस भयानक वाक़े पे? इस भयानक वाकया, ये वाकई इंडिया ने कराया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और पाकिस्तान को ट्रूडो का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान को सिखों का साथ देना चाहिए। सिख हमारे मज़हब से हिंदू की निस्बत ज़्यादा करीब हैं, उनका साथ देना चाहिए। और इस वक्त वो मजलूम है, मजलूम के हक में उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े काम की बातें बताई। और ये मास्टर तारा सिंह हाँ, के बारे में जो आपने एक राज से पर्दा उठाया, वो यकीनन बहुत सी नौजवान नस्ल के इल्म में नहीं होगा। तो मैसेज है कि सिख हमारे मज़हब के बहुत करीब हैं। गुरु नानक जी सरकार की वो पूजा करते हैं, और गुरु नानक जी सरकार जो थे वो रब्बुल आलमीन के मानने वाले थे और खालिक के कायनात को वाहिद मानते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करना चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सिखों का साथ देना चाहिए और इस भयानक वाक़े की शदीद तरीके से मजम्मत करनी चाहिए। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।